इकोनॉमी की बात आती है तो बिहार सबसे हल्का पड़ जाता है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी सिर्फ 60,000 ही है, जो पूरे देश में सबसे कम है। मतलब झारखंड, जिसे कोई चिंता भी नहीं, वहाँ भी 1 लाख से ज्यादा है। पर अब बिहार की किस्मत पलटने आ चुका है हमारा मखाना, जो अब 6,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन सकता है। इसके लिए सरकार ने अलग से 100 करोड़ का बजट भी दिया है। इसके तहत मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, जो बिहार को अब मखाना कैपिटल बनाने में मदद भी करेगी। For the people of Bihar, a Makana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makana. पर मखाना में ऐसी क्या खास बात है इतना कि इसे अब लोग सुपर फूड कहने लगे? तो बात ऐसी है कि मखाने की डिमांड तो इंडिया में बहुत बड़ी है। 1998 में जो 1 किलो मखाना 80 से 90 रुपए में मिलता था, वो आज 600 से 900 रुपये किलो तक बिकता है। और पिछले बजट के बाद तो इसका दाम 32% और बढ़ गया है। इसके साथ ही फॉरेन मार्केट में भी मखाने का बोलबाला कम नहीं है, जहां पिछले 1 दशक में इसका दाम 1,000 पर किलो से बढ़कर 8,000 पहुंच गया है और कहीं कहीं तो 13,000 रुपए तक 1 किलो जा चुका है। और पिछले फिस्कल ईयर 2023-2024 में भारत ने 25,130 मीट्रिक टन मखाना एक्सपोर्ट किया। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका था। इसके साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी टॉप इंपोर्टर्स में शामिल है। मखाने का डिमांड बढ़ने का एक और बड़ा कारण है इसके हेल्थ बेनिफिट्स। क्या है कि दुनिया में मीट कंजम्पशन थोड़ा कम हो रहा है और लोग वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज पे ज्यादा निर्भर करने लगे हैं, और मखाना प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। पर बिहार में बात जुगाड़ से बनती है, और ये जुगाड़ लगाएगा कौन इतनी मेहनत करेगा? पूरी दुनिया का 90% मखाना बिहार में ही प्रोड्यूस किया जाता है। जी हाँ, पर इसके बावजूद भी बिहार एक्सपोर्ट के मामले में कहीं आसपास नहीं। बिहार में अगर आप मिथिलांचल के शहरों में जाएंगे, जैसे मधुबनी, दरभंगा, तो आपको इसकी खेती हर दूसरे तालाब में दिखेगी। और मखाना सालों से पर्व त्योहारों पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब जाके मखाना नई जनरेशन में भी काफ़ी मशहूर हो रहा है, क्योंकि ये हेल्दी होता है। आपको एक बैलेंस डाइट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब इसमें पाया जाता है। मखाना वेट लॉस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये एक हाई प्रोटीन और लो कैलोरी स्नैक है। इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड लेवल्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन और एजिंग को कम करने में मदद करता है। और अगर आपको पेट की समस्या है तो मखाना में हाई फाइबर कंटेंट होता है, जो डाइजेशन में भी मदद करता है और इसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करता है। इससे दिमाग भी ज़्यादा तेज होता है, जिसका मतलब है अभी मखाने की सख्त ज़रूरत बिहार के उन सारे लीडर्स को है। सर, थोड़े मखाने आप भी खाइए और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए। और जो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं उनके लिए भी ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मखाना हेल्थ के लिए तो सही है, पर बिजनेस के नज़रिए से भी एक काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन चुका है। और कुछ ब्रांड्स तो कदम उठा भी चुके हैं, जैसे मिस्टर मखाना, फार्मले, जिनका एक ही मकसद है मखाने को प्रीमियम फूड प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में पोजीशन करना। तो मसला क्या है? इतने सालों में मखाना बिहार से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? दरअसल मखाने की खेती मैनुअल लेबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसकी खेती में मल्ला कम्युनिटी के लगभग 5 लाख परिवार शामिल हैं, जो ज़्यादातर मछुआरे और नाव चालक ही हैं। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है आधुनिक मशीनरी की कमी। तालाब में बीज डालने से लेकर मखाना पकाने तक का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह मैनुअल होता है। मैनुअल की दिक्कत है खर्चा ज़्यादा और प्रोडक्शन कम। 56,400 tons of makhana was produced in the state in 2023-2024, with cultivation spread across 27,800 hectares. जो किसान मैनुअली सिर्फ 1.7 से 1.9 टन्स पर हेक्टर तक ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, अगर मॉडर्न टेक्निक्स आ जाए तो ये लगभग डबल हो सकता है। फिलहाल इंडिया में पंजाब और असम मखाने के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि बिहार में उस स्केल पे लेबर और मशीनरी दोनों की कमी है। और इतना सब होने के बाद भी सारे बीज एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं बन पाते। सिर्फ 2% सीड, 2% सीड्स ही एक्सपोर्ट होने लायक बचते हैं और 40% सीड्स ही खाने लायक बचते हैं। तो ये तो हुई केवल बनने की बात। जब मखाने बेचने की बात आती है तो एक अलग दिक्कत है। बेचते समय मिडिलमैन की लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि किसानों की बारी ही नहीं आती, कुछ पैसे बचते ही नहीं। और बिहार में पंजाब जैसी मंडी भी तो नहीं है जहां किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP दिया जा सके। MSP से कम
किसानों को उनकी मेहनत का पैसा मिल जाता है, ना कम ना ज्यादा। इसके अलावा सप्लाई चेन भी एक बड़ी दिक्कत है, इतनी ढीली कि जाने वाली रातों रात ट्रक से सामान गायब होना भी आम बात है। पर जरा रुकिए, ऐसा नहीं है कि सरकार से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पर बिहार सरकार ने सपोर्ट के लिए हाथ भी बढ़ाया है। किसी भी प्रोडक्ट की पहचान उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से ही होती है। इसके लिए सरकार ने उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। ये टैग दार्जिलिंग टी और बासमती राइस इन दोनों को दिया जा चुका है। ऐसे ही मखाना को भी 2 साल पहले 16 अगस्त 2022 को ये टैग दिया गया है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि फार्मर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस टैग के माध्यम से मिथिला मखाना का मिसयूज रोका जा सकता है, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाई जा सकती है और एक्सपोर्ट के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। और यूनियन बजट में जिस मखाने बोर्ड की बात की गई, उसके तहत भी किसानों को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक सिखाया जाएगा, लोकल प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और अब तालाबों के साथ साथ जमीन पे भी मखाने की खेती हो रही है, ताकि बढ़ती डिमांड्स को पूरा किया जा सके। पर सवाल यह है कि इतना प्रोडक्शन करके फायदा ही क्या, जब प्रॉफिट किसानों को मिलेगा ही नहीं। मखाना बोर्ड इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद है कि बोर्ड के तहत किसानों को वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे बड़े लेवल पे वैल्यू एडिशन हो सके। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि फिलहाल बिहार में कार्गो हैंडल करने के लिए टर्मिनल्स भी ना के बराबर है और यही बिहार दूसरे स्टेट से मात खा जाता है। एक अच्छा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा स्टेट की इकोनॉमी पर असर देता है। अब पंजाब की एग्रीकल्चर इकोनॉमी देख लीजिए, ये गेहूं का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ लेदर और स्पोर्टिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी काफी मजबूत है। हरियाणा भी कम नहीं है, पूरे देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर का 30% यही है। गुड़गांव तो आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। मारुति सुजुकी, जो कि इंडिया की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर है, उसका सबसे बड़ा प्लांट भी यही गुड़गांव में ही है। और अगर आप हरियाणा के किसानों को देखें तो उनकी लाइफस्टाइल अलग ही लेवल पर है। कई किसानों के पास तो मर्सिडीज और हार्ली डेविडसन जैसी शानदार व्हीकल्स और बड़े बड़े बंगले भी हैं। उनका पर कैपिटा इनकम भी इंडिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन सोचिए, अगर बिहार में मखाना इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है तो पूरे स्टेट की इमेज ही चेंज हो जाएगी। टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा, कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, नए स्टार्टअप्स आएंगे। एग्रीकल्चर में आप दार्जिलिंग देख लीजिए, जो चाय एक्सपोर्ट में अब टॉप पे पहुंच चुकी है। हाँ, अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं उनके सामने, लेकिन अब उनकी इंडस्ट्री इतनी मैच्योर हो चुकी है कि रिकवरी भी पॉसिबल है। दार्जिलिंग में 87 यानी 87 टी गार्डन्स हैं, जो दुनिया भर में फेमस है। उनके पास एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो चाय की क्वालिटी मेंटेन करती है और उसका एक अलग प्रीमियम ब्रांड वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दार्जिलिंग टी को 2004 में सबसे पहले जीआई टैग मिल चुका था। इसका मतलब यह है कि सिर्फ वहां उगाई गई चाय को ही असली दार्जिलिंग टी कहा जा सकता है। अगर बिहार का मखाना भी ग्लोबल मार्केट में उतर सके तो हमें भी उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेना चाहिए। हमें अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेटर करना होगा, ताकि सिर्फ रॉ मखाना एक्सपोर्ट ना हो, बल्कि प्रीमियम पैकेज्ड और फ्लेवर्ड मखाना भी हम मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे उतार सकें। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दार्जिलिंग में टी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स दोनों का सपोर्ट है, जो बिहार में अभी तक देखने को नहीं मिलता। अगर हम वैसे ही एक मॉडल को अडॉप्ट करें तो बिहार का मखाना भी एक प्रीमियम ग्लोबल प्रोडक्ट बन सकता है। अगर बिहार में नए इंडस्ट्रीज लगाने की बात करें तो पास्ट रिकॉर्ड कुछ खास इनकरेजिंग नहीं है। यहाँ पे काफी कंपनीज आई पर ज्यादातर टिक नहीं पाई। वैसे तो 1990 के बाद हालात ज्यादा बिगड़ गए। आजादी के टाइम तक अंग्रेजों के राज में बिहार और वेस्ट बंगाल ही ट्रेडिंग कैपिटल हुआ करते थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज यहाँ आती थी क्योंकि मिनरल्स भी इधर ही मिलते थे। लेकिन 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी FEP आ गई, जिसमें पूरे देश में मिनरल्स के दाम को बराबर कर दिया गया और ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी मिलने लगी। मतलब कहीं भी फैक्ट्री लगाओ, कॉस्ट एक जैसी। बिहार फिर कभी अपनी पूरी ग्लोरी में वापस नहीं आ पाया। इसके बाद देखते ही देखते सारी कंपनीज बिहार छोड़ के कोस्टल एरियाज और दूसरे फर्टाइल शहरों में जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र चले गए। राइस मिल्स का भी बुरा हाल हुआ। 10 से 15 साल पहले तक बिहार में 3000 के अराउंड राइस मिल्स थे, पर घोटाले या करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से 2000 बंद हो गए। शुगर इंडस्ट्री में भी यही पैटर्न दिखाई दिया। 33 शुगर मिल्स में से 18 बंद पड़े हुए हैं। आजादी के जमाने में बिहार पूरे हिंदुस्तान में 23% चीनी प्रोड्यूस करता था, पर अब सिर्फ 2% रह गया। इसके अलावा भी कई और इंडस्ट्रीज आई और घोटाले और खराब पॉलिसीज की चपेट में आकर बंद हो गई।
सरकार ने इन्हें रिवाइव करने के लिए पॉलिसीज भी निकाली, जैसे 2006 में इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी, जिसके छोटे बड़े इंडस्ट्रीज को जमीन, मार्केटिंग, सब्सिडीज, हर तरह की सुविधा देने का डिसीजन लिया गया। पर इकोनॉमी फिर भी सोती ही रही। दिक्कतें एक नहीं थी। बिहार में ऊपर से बिहार की 61% मतलब 61% जमीन पे सिर्फ खेती होती, जो अलग अलग लोगों के नाम है, जिसके कारण नई कंपनीज जिन्हें जमीन चाहिए भी, उन्हें अप्रूवल लेने के लिए लिटरली घर घर जाकर भटकना पड़ता है। इसके अलावा जब बात सब्सिडीज लेने की आती है तो कोर्ट के इतने चक्कर लिए जाते हैं कि थक हार के इंडस्ट्रीज बिहार को अलविदा ही कह देती है। मखाने की भी बात करें तो इसके लिए नेशनल रिसर्च सेंटर यानी एनआरसी 2002 में ही खोल दिया गया था, पर इसको असलियत में बदलते बदलते लगभग 20 साल से ज्यादा लग गए और ये आखिरकार 2023 में दरभंगा में फिर से रिवाइव हुआ है। वैसे बिहार मखाने के अलावा लीची और अमरूद के प्रोडक्शन में भी काफी टॉप पर है, पर बात फिर से वहीं आकर अटक जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक सिर्फ रॉ मखाना ही बिक रहा है, लेकिन अगर हम फ्लेवर्ड, रोस्टेड या ऑर्गेनिक वेरिएंट्स लॉन्च करें तो ये एक प्रीमियम कैटेगरी में भी एंटर कर सकेगा। इसके अलावा ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का डबल पार्टनरशिप होना चाहिए, जैसे बंगाल की टी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। फार्मर्स के लिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट और फेयर प्राइसिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे मिडिलमैन का रोल कम हो। ई कॉमर्स और डिजिटल प्रेजेंस भी गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर मखाना प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट या अदर D2C पे एग्रेसिवली प्रमोट किया जाए तो नया मार्केट बन सकेगा। अब बिहार की बात हो तो सवाल खत्म नहीं होते। यहाँ 51% से ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनली गरीब हैं। अगर मखाना इंडस्ट्री उन्हें गरीबी से बाहर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना चाहिए। बिहार की स्टोरी में एक बात तो जरूर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो अपने बिहार के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।